वेलकम टू गुरु आश्रम आईएएस। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए जनवरी से जून तक के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं जनवरी से जून तक के करंट अफेयर्स। जनवरी से जून तक का करंट अफेयर्स होगा एमसीक्यू फॉर्म में, हम देखते हैं इसको। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में 9 जनवरी 2024 को बिहार के किस जिले की नसरीन शेख को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया। तो इसका पहला ऑप्शन है ए अररिया, ऑप्शन बी किशनगंज, ऑप्शन सी पूर्णिया और ऑप्शन डी कटिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अररिया, यानी नसरीन शेख कहाँ की रहने वाली है? बिहार के अररिया जिले की रहने वाली है, जोगबनी की है, अररिया जोगबनी की है। और ये क्या है? खो खो प्लेयर है। तो आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। 9 जनवरी 2024 को भारत की 15वां मौजूदा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 खिलाड़ियों को कितने अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया? 26 खिलाड़ियों को क्या किया? अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया, जिनमें बिहार के अररिया की खो खो खिलाड़ी नसरीन शेख, जोगबनी अररिया को भी इस अवार्ड से क्या किया गया? सम्मानित किया गया। नसरीन शेख ने वर्ष 2019 में साउथ एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था। किसमें? साउथ एशियन गेम्स जो 2019 में हुआ था, उन्होंने क्या करा था? उसमें गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है। तो नसरीन शेख कहाँ की रहने वाली है? तो बिहार के अररिया जिले की रहने वाली है, जोगबनी की। ठीक है। अब देखते हैं अर्जुन पुरस्कार के बारे में। अर्जुन पुरस्कार एस्टेब्लिश हुआ था 1961 में, और पहला अर्जुन पुरस्कार जो दिया गया था वो सलीम दुर्रानी को दिया गया था क्रिकेट के क्षेत्र के लिए। क्रिकेट के लिए किसको दिया गया था? सलीम दुर्रानी को पहला अर्जुन अवार्ड। और पहला अर्जुन पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? स्टेफी डिसूजा थी, जिनका संबंध हॉकी खेल से था। ठीक है। तो स्टेफी डिसूजा जो हॉकी प्लेयर थी, उनको अर्जुन पुरस्कार पाने वाली कौन थी? पहली महिला थी। जबकि पहला अर्जुन पुरस्कार सलीम दुर्रानी को दिया गया था क्रिकेट के लिए। ठीक है। बाकी जो अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की सूची है, ठीक है, ये आपको खुद देखना पड़ेगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जो अर्जुन अवार्ड विजेताओं की सूची 2023 26 टोटल अवार्डी है। ठीक है, 26 अवार्डी है अर्जुन पुरस्कार विजेताओं की। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार बताएं कि गरीबी रेखा से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है। यानी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा में अब से बाहर आने में बिहार का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है अंतिम। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दूसरा, ऑप्शन बी जो होगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही होगा। 15 जनवरी 2024 को नीति आयोग ने गरीबी रेखा को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। ठीक है। इसमें अलग अलग राज्यों को रिपोर्ट दिया गया है कि तो पहले स्थान पे जो है रिपोर्ट के अनुसार गरीबी रेखा से बाहर आने में पहले स्थान पे कौन है? उत्तर प्रदेश है, जहाँ पे 5.94 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। और वही दूसरे स्थान पर क्वेश्चन में क्या था? बिहार का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी था, सही आंसर होगा इसका दूसरा। तो बिहार का क्या है? दूसरा स्थान है, जहां पर 3.77 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से के बाहर आए हैं। ठीक है। और तीसरे ऑप्शन पे है मध्य प्रदेश, जो कि 2.30 करोड़ क्या है लोग गरीबी से बाहर आए हैं। इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 9 साल में देश भर में 24.82 करोड़ लोग क्या है गरीबी या बहुआयामी गरीबी से क्या बाहर निकले हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक 2005 से 6 से 2019-21 के बीच में बिहार में 44.52 यानी 44.52% की आबादी क्या हुआ है? बहुआयामी गरीबी से बाहर आया है। कब से कब तक? तो 2005-6 से 2019-21 के बीच में। ठीक है। इसके अलावा एक बहुआयामी गरीबी को 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंध संकेतकों के माध्यम से दर्शाए जाते हैं। ये संकेतक ये हैं, आप खुद देख लीजिएगा इसको। ठीक है। अब देखते हैं नीति आयोग द्वारा एक्सपोर्ट इंडेक्स जो जारी किया जाता है, एक्सपोर्ट इंडेक्स 2023 जो जारी किया गया है उसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग ने हाल ही में एक्सपोर्ट इंडेक्स जारी किया, जिसमें कि बिहार का देश में ओवरऑल कौन सा स्थान था? 22वां था। तो नीति आयोग द्वारा जारी एक्सपोर्ट इंडेक्स के अनुसार बिहार का ऑल ओवर देश में क्या रैंक था? 22 था। ठीक है। अर्थात बिहार में भी धीरे धीरे निर्यात के हर पैमानों पर क्या हो रहा है? आगे बढ़ रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार अभी देश के कुल निर्यात में बिहार का हिस्सेदारी कितना है? तो 0.52% बिहार की हिस्सेदारी, यानी पूरे देश में जो निर्यात हो रहा है उसमें बिहार का योगदान सिर्फ 0.52% है। और बिहार में भी सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो किस जिले से होता है? बेगूसराय जिले से होता है। बिहार में जो निर्यात होता है सबसे ज्यादा वो बेगूसराय जिले से होता है। ठीक है, जिलों की श्रेणी में अगर हम बात करें तो। ठीक है। इसके अतिरिक्त
नीति आयोग का देखा जाए तो एक्सपोर्ट इंडेक्स के अन्य पैमानों बिजनेस इकोसिस्टम में बिहार क्या है, 27वां स्थान है। निर्यात नीति में 13वां माफ कीजिएगा, निर्यात इकोसिस्टम 25वां और निर्यात परफॉर्मेंस में 29वां स्थान। और लैंड लॉक स्टेट से होने वाले निर्यात में कौन सा स्थान है, बिहार का 9वां स्थान है। यानी लैंड लॉक स्टेट होने के नाते बिहार का जो निर्यात होता है उसमें कौन सा रैंक है, बिहार का 9वां स्थान है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो 22वां स्थान है, ठीक है। और 0.52% क्या होता है, पूरे देश में जो निर्यात होता है उसका 0.52% बिहार से निर्यात होता है। और बिहार में सबसे ज्यादा निर्यात होता है किससे होता है, बेगूसराय जिले से होता है, ठीक है। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, माननीय प्रधानमंत्री होते हैं। इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं माननीय प्रधानमंत्री, ठीक है। ठीक, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बिहार के किस बालक या बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया, ठीक है। किस बालक या बालिका को, बिहार का कौन सा बालक या बालिका है जिसमें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन पहला है मोहम्मद हुसैन, ऑप्शन बी है पल साक्षी, ऑप्शन सी धीरज नारायण और ऑप्शन डी मंजीत सिंह। तो इसका सही आंसर होगा मोहम्मद हुसैन को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से क्या किया गया, सम्मानित किया गया, ठीक है। तो आइए देखते हैं राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 की घोषणा कब हुई थी, 19 जनवरी 2024 को हुई थी। यह पुरस्कार असाधारण योग्यता और उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए बच्चों को दिया जाता है और इसमें देश के सभी क्षेत्रों से 19 बच्चों का क्या है चयन किया गया था, जिसमें क्या है 9 लड़के और 10 लड़कियां हैं जो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। इस पुरस्कार के लिए बिहार से मोहम्मद हुसैन को, जिनका संबंध किससे है, मोहम्मद हुसैन को इस पुरस्कार के लिए चयन किया गया और उनका संबंध है कला और संस्कृति के क्षेत्र से। कहां से, कला और संस्कृति से, संस्कृति के क्षेत्र से मोहम्मद हुसैन का संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस स्टार्टअप को बिहार का बेस्ट स्टार्टअप, ठीक है, बिहार का बेस्ट स्टार्टअप ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है ए एग्रिक्स एग्रोटेक, ऑप्शन बी फ्लोएपिस, ऑप्शन डी सी मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड और ऑप्शन डी गोदरिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। आइए देखते हैं। हाल ही में 16 जनवरी 2024 को स्टार्टअप दिवस के मौके पर, यानी कि कब मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस, 16 जनवरी को मनाया जाता है स्टार्टअप दिवस। तो इस मौके पर क्या हुआ, अधिवेशन भवन पटना में बिहार स्टार्टअप पुरस्कार 2024 की क्या की गई, घोषणा की गई, ठीक है। इसमें उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने अलग अलग 12 क्षेत्रों में, कितने 12 क्षेत्रों में बेहतर काम करने वाले स्टार्टअप को पुरस्कृत किया। जिससे पहला देखिए क्या है, मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड। मेडिवाइजर प्राइवेट लिमिटेड जो है उसका संबंध स्वास्थ्य के क्षेत्र से है और इसके संस्थापक कौन है, नीरज कुमार झा है। जबकि दूसरा है वेद प्रभा एरोस्पेस लिमिटेड, ये कृषि ड्रोन से इसका संबंध है, इसके संस्थापक है मनीष दीक्षित। वीरो पावर प्राइवेट लिमिटेड है तीसरा, जिसका संबंध किससे, ई व्हीकल से है और इसके संस्थापक कौन है, रजनीश कुमार, ठीक है। और ये विभिन्न वर्गों में जो स्टार्टअप पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में दिया हुआ है, जैसे कृषि के एग्रिक्स एग्रोटेक है, सूचना प्रौद्योगिकी के संबंध में गोदरिका डिजिटल लेबर प्राइवेट लिमिटेड है, ई कॉमर्स में फ्लोएपिस है, ई व्हीकल्स में इलेक्ट्रिक ऑटोमोटिव है। और इसके अलावा बेस्ट महिला नेतृत्व वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बेस्ट महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप का पुरस्कार किसे मिला, तो ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को। किसको, ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार मिला, जिसकी संस्थापक कौन है, आस्था सिंह है। इसके संस्थापक कौन है, आस्था सिंह। तो ये ध्यान रखना है कि बेस्ट महिला नेतृत्व वाली स्टार्टअप का पुरस्कार ग्राम श्री किसान प्राइवेट लिमिटेड को मिला और इसके संस्थापक कौन है, आस्था सिंह है, ठीक है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बिहार में चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची जारी किया गया, उसके अनुसार बिहार में अब वोटरों की संख्या कितनी है, यानी कि टोटल पॉपुलेशन में से टोटल वोटर्स कितने हैं बिहार में, ठीक है। तो इसका पहला ऑप्शन है 9.86 करोड़, दूसरा ऑप्शन है 8.87 करोड़ और ऑप्शन सी है 7.64 करोड़ और ऑप्शन डी है 6.65 करोड़। तो इसका सही आंसर होगा 7.64 करोड़।
यानी कि टोटल वोटर्स की संख्या कितनी हो गई है 7.64 करोड़। ठीक है, अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव हुए थे, उससे संबंधित है। तो देखते हैं कि 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय यानी कि बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने क्या किया, वोटर्स की फाइनल सूची जारी की, जिसके मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में क्या हुआ, इजाफा हुआ है। यानी कि पूर्व में जो लिस्ट जारी किया गया था और अभी जो जारी किया गया है उससे अगर कंपेयर करें तो ये पूछा जा सकता है कि पूर्व की तुलना में बिहार में वोटर्स की संख्या घटी है या बढ़ी है। तो सीधी बात है कि हम क्या कहेंगे, वोटर्स की संख्या बिहार में क्या बढ़ी हुई है। ठीक है, तो मुताबिक बिहार में मतदाताओं की संख्या में क्या हुआ, काफी इजाफा हुआ है। अब पिछले साल के मुकाबले बिहार में 12,09,347 वोटर की संख्या में वृद्धि हुई है। कितनी, तो 12,09,347 वोटर्स की संख्या में वृद्धि हुई है। इस तरह अब बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी हो गई है, 7,64,33,329 हो गया, यानी 7,64,33,329 हो गया है। और इसमें शामिल 18 से 19 साल के नए युवा वोटरों की संख्या कितनी हो गई है, तो 7,79,360, यानी नए वोटर्स जो युवा वोटर्स हैं जिनकी आयु 18 से 19 साल के बीच है, उनकी जो संख्या वो कितनी है, 7,79,360। ठीक है, 360। इसके अतिरिक्त बिहार में वोटर्स के लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है, 2% की वृद्धि हुई है। यानी कि टोटल जो वोटर्स लिंगानुपात में वृद्धि हुई है वो कितने परसेंट की हुई, 2% की हुई है। इसके अलावा प्रति हजार, ठीक है, इसके अलावा प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं को वोट देने का प्रतिशत कितना है, 9, कह रहा है कि प्रति हजार पुरुषों के मुकाबले 909 महिलाओं का आंकड़ा हो गया, यानी 1000/909। यानी कि अगर बिहार में 1000 पुरुष वोट देने जा रहे हैं तो उनकी तुलना में 909 महिलाएं क्या है, वोट देने जा रही हैं। ठीक है, तो डाटा बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है कि प्रति हजार पुरुषों की तुलना में कितने, तो 909 महिलाएं क्या है, वोट देने के लिए बिहार में जा रही हैं। आगे देखते हैं, बिहार में लोकसभा की 40 और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16 सीटें। ये ध्यान रखना है कि बिहार में लोकसभा की कितनी सीटें हैं, 40, और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, 16। इसके अतिरिक्त ये भी ध्यान रखना है कि बिहार में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, तो 243, और विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, तो 75 है। ठीक है, और इस 75 में से कितने लोगों का चयन माननीय राज्यपाल द्वारा किया जाता है, तो 12 लोगों का। ठीक है, 12 लोगों का चयन, विधान परिषद में 75 सीटें हैं तो 12 लोगों का चयन किसके द्वारा होगा, माननीय राज्यपाल जी के द्वारा होता है। जिस तरह से केंद्र में राष्ट्रपति द्वारा, माननीय राष्ट्रपति द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से राज्यसभा सदस्यों का मनोनयन होता है, ठीक उसी तरह यहाँ पे भी विधान परिषद में भी माननीय राज्यपाल द्वारा 12 सदस्यों का चयन किससे होगा, तो साहित्य से भी होगा, साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा और प्लस केंद्र की तुलना में समाज सेवा प्लस। इसमें एक चीज और ऐड हो जाता है कि समाज सेवा का अतिरिक्त क्या है, सहकारिता के क्षेत्र से भी क्या किया जाता है, राज्यपाल द्वारा, माननीय राज्यपाल द्वारा सहकारिता के क्षेत्र से भी विधान परिषद के सदस्यों का क्या किया जाता है, चयन किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सहकारिता जो है वो क्या है, सहकारिता आपको राज्य सूची का विषय है। किसका, राज्य सूची का विषय होने के नाते साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के अलावा जो है वो सहकारिता से भी क्या होता है, विधान परिषद के सदस्यों का जो मनोनयन किया जाता है राज्यपाल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बिहार की स्थापना की बात है। बिहार की स्थापना कब हुई थी, तो 12 मार्च 1912 को। 12 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और उस समय बिहार जो है 12वां राज्य बना था। ठीक है, इसलिए 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और उस समय बिहार जो है 12वां राज्य बना था और इसलिए हर साल 22 मार्च को बिहार स्थापना दिवस मनाया जाता है। और अभी वर्तमान में जो बिहार की राजधानी वो है पटना है और अभी वर्तमान जो माननीय राज्यपाल है वो श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी हैं और वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी हैं। ठीक है, और बाकी राजकीय पक्षी गौरैया और इससे अन्य संबंधित जो है वो बिहार स्पेशल जब पढ़ाऊंगा तो उसमें बताया जाएगा। ठीक है, राजकीय पशु, वृक्ष, फूल आदि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5,
भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की है? ठीक है, अभी पुरस्कार मिल चुका है, ये घोषणा बहुत पहले हुई थी। ठीक है, तो भारत सरकार ने निम्न में से किस बिहारी को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने की क्या की घोषणा की है? तो पहला ऑप्शन है वशिष्ठ नारायण, दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी कर्पूरी ठाकुर, और तीसरा ऑप्शन सी रामविलास पासवान, और ऑप्शन डी बिस्मिल्लाह खान। तो इसका सही आंसर होगा कर्पूरी ठाकुर। इसका सही आंसर क्या होगा? कर्पूरी ठाकुर है। ठीक है, आइए देखते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। जननायक के नाम से हम इनको जानते हैं। कर्पूरी ठाकुर का जन्म 24 जनवरी 1924 को हुआ था। ठीक है, अभी क्या हुआ, 100 इनकी जयंती मनाई गई थी। ठीक है, समस्तीपुर जिले में हुआ था, पितौजिया गांव में, जिसे सब क्या कहते हैं, कर्पूरी ग्राम कहते हैं, में नाई परिवार में हुआ था। और हाल ही में 24 जनवरी 2024 को क्या किया गया, उनकी 100वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर भारत सरकार ने उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से क्या क्या सम्मानित किया। ठीक है, और ये सम्मान किसने रिसीव किया? तो उनके बेटे ने, रामनाथ ठाकुर जी ने रिसीव किया। ठीक है, और कर्पूरी ठाकुर 2 बार बिहार के क्या रह चुके हैं, मुख्यमंत्री बने थे। पहली बार सोशलिस्ट पार्टी से, ये ध्यान रखना है, किस पार्टी से? सोशलिस्ट पार्टी से, अभी बताऊंगा क्यों। और फिर उन्होंने पहली बार तो 1970 में थे, और दूसरी बार 1977 में जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है, ये सोशलिस्ट पार्टी मैंने इंपॉर्टेंट इसलिए बताया कि कुछ वर्ष पूर्व माननीय रामविलास पासवान जी का निधन हुआ था, और बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि माननीय रामविलास पासवान जी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत किस पार्टी से की थी। तो इसलिए ध्यान रखना है, कर्पूरी ठाकुर जी का जो पहली बार जो मुख्यमंत्री बने थे वो सोशलिस्ट पार्टी से बने थे। ठीक है, और इनका निधन कब हुआ था? 1988 में हो गया था। ठीक है, और उन्हें लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और सुशील कुमार मोदी का क्या कहा, राजनीतिक गुरु कहा जाता है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि इस वर्ष बिहार को मिले नागरिक सम्मान, बिहार से कितने लोगों को नागरिक सम्मान मिला है। तो पहला मिला है कर्पूरी ठाकुर जी को, क्या मिला है? तो भारत रत्न मिला है। मरणोपरांत मिला है, किसके लिए? तो सामाजिक कार्य के लिए मिला है। और पद्म विभूषण मिला है बिंदेश्वर पाठक जी को, ये सुलभ इंटरनेशनल के क्या है, संस्थापक है, ये आगे देखेंगे। ठीक है, सुलभ इंटरनेशनल इन्हीं के देन है। ठीक है, और बिंदेश्वर पाठक जी को क्या मिला है? तो पद्म विभूषण मिला है सामाजिक कार्य के लिए। फिर चंद्रेश्वर ठाकुर जी को क्या मिला है? तो पद्म भूषण मिला है, किसके लिए? मेडिसिन के फील्ड में। और पद्म श्री मिला हुआ है किसको? तो अशोक कुमार विश्वास जी को टिकलू कला के लिए, सुरेंद्र किशोर साहित्य और शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक ध्रुपद गायन कला के लिए, और शांति देवी, ये काफी न्यूज में थी, शांति देवी शिवम पासवान को क्या मिला? मधुबनी या मिथिला पेंटिंग्स के लिए। ठीक है, और आपको बताना है कि मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था। ठीक है, मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग कब मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा, राज्य के गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने, किसने? उद्योग विभाग बिहार सरकार ने हाल ही में कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए? ठीक है, गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए इसमें से कितने करोड़ रुपए क्या आवंटित किया गया है, कितने करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है? तो ऑप्शन ए है 1000 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी है 1100 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 1250 करोड़ रुपए, और ऑप्शन डी है 1380 करोड़ रुपए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1250 करोड़ रुपए। और ये जो 1250 करोड़ रुपए होंगे वो 2 किस्तों में जारी होगा। 2023-24 वित्तीय वर्ष में क्या होगा? 250 करोड़ रुपए। ठीक है, और 2024-25 में, यानी कि पहले वित्तीय वर्ष 2023-24 में 250 करोड़ रुपए, और दूसरे वित्तीय वर्ष 2024-25 में बाकी 1000 करोड़ रुपए, यानी टोटल कितने हो गए? तो 1250 करोड़ रुपए। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी है। ठीक है, राज्य में आर्थिक रूप से गरीब परिवारों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए उद्योग विभाग ने एक प्रारंभिक रणनीति तैयार की है। इसके तहत उद्योग विभाग ने गरीबों को रोजगार दिलाने के लिए तत्काल कितने 1250 करोड़ रुपए क्या किए? स्वीकृत किए हैं। ठीक है, जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 250 करोड़ रुपए और 2024-25 के लिए 1000 करोड़, यानी टोटल क्या है 1250 करोड़ रुपए। यह राशि किसके तहत? तो बिहार लघु उद्यमी योजना के तहत, ठीक है, खर्च की जाएगी। और इस योजना का मकसद क्या है? तो बेरोजगारी दर में कमी लाना क्या है मकसद? करने इस बेरोजगारी दर में कमी करने का ही मकसद है इनका। ठीक है, बिहार लघु उद्यमी योजना का। ठीक है, अब देखते हैं हाल ही में जातीय गणना के आधार पर बिहार में परिवारों की संख्या कितनी है?
तो 2,76,68,930, यानी बिहार में टोटल परिवार कितने हैं? 2,76,68,930 परिवार हैं, जिनमें से 94,33,312, यानी कि 34.14% से अधिक परिवार क्या है? आर्थिक रूप से गरीब है। कैसे गरीब है? आर्थिक रूप से गरीब है, यानी कि 34.14% से अधिक परिवार के आर्थिक रूप से गरीब है। और बिहार सरकार ने किसको गरीब माना हुआ है? उसे गरीब माना जिसकी मासिक आय कितनी है? मासिक आय 6,000 से जिसकी मासिक आय कम है, उसका क्या है? वो गरीब माना जाता है। बिहार सरकार ने उसे गरीब माना है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इस वर्ष 2024 में 75वें गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान पटना में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को पहला पुरस्कार मिला? तो इसका पहला ऑप्शन है नगर विकास एवं आवास विभाग, ऑप्शन बी है खेल प्राधिकरण, और ऑप्शन सी है कृषि विभाग, और ऑप्शन डी है विधि विभाग। ठीक है, तो इसमें से किसको क्या बेस्ट झांकी का पहला पुरस्कार कौन सा मिला? तो इसका सही ऑप्शन होगा नगर विकास एवं आवास विभाग। ये मिस्टाइप है, ठीक है, तो ये नहीं होगा आंसर। पहला है नगर विकास एवं आवास विभाग। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांधी मैदान पटना में 14 झांकियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। ठीक है, 20 सुरक्षा बलों की टुकड़ियों ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान सबसे बेहतर झांकी के लिए पुरस्कार किसको मिला? नगर विकास एवं आवास विभाग को। नगर विकास एवं आवास विभाग को। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? नगर विकास एवं आवास विभाग। दूसरे नंबर पर रहा है खेल प्राधिकरण, यानी कि खेल प्राधिकरण कितने नंबर पे? दूसरे नंबर पर रहा है। वही तीसरे नंबर पर संयुक्त तौर पर अगर तीसरे नंबर पर देखा जाए तो संयुक्त तौर पर विधि विभाग और क्या है? कृषि विभाग, यानी कि विधि विभाग के साथ कृषि विभाग, ये दोनों क्या है? संयुक्त तौर पर तीसरे नंबर पे। ठीक है, अब देखते हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण की को 25 मार्च 2023 को क्या किया गया था? को एक स्वायत्त संस्था यानी ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कानूनी मान्यता मिली थी। कब मिली थी बिहार राज्य खेल प्राधिकरण को? तो 25 मार्च 2023 को स्वायत्त संस्था के रूप में इनको कानूनी मान्यता मिली थी। और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के जो मौजूदा महानिदेशक है कौन है? रविंद्रन शंकरन है, ये ध्यान रखना। ठीक है, अभी झांकी मिली जो गांधी मैदान पटना में निकालेगी 14 विभागों की झांकी और उनका विषय है। ठीक है, ये आपको खुद देखना है। जैसे नगर विकास एवं आवास विभाग का क्या था? कबाड़ से कमाल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का क्या था? मेडल लाओ और नौकरी पाओ। ठीक है, तो इसी तरह है, आपको देखना है खुद ही। ठीक है, महिला विकास का देख लेते हैं। महिला एवं बाल विकास निगम, महिला एवं बाल विकास निगम का क्या थीम था? बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में उड़ान। ठीक है, ये ध्यान रखना है महिलाओं का, कि बिहार की महिलाओं का सिविल सेवा परीक्षा में उड़ान, ये किसका था? महिला बाल विकास निगम का क्या था? थीम था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बाकी मद्य निषेध का भी था, कला और संस्कृति, पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन। ठीक है, अभी गणतंत्र दिवस के बारे में बताया गया कि भारत में गणतंत्र दिवस जो हुआ था तो 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे? तो राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन थे। इमैनुअल मैक्रोन कहाँ के राष्ट्रपति? फ्रांस के हैं। ठीक है, उसके पहले 2023 में राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी जो है क्या है? मिस्र के हैं। ठीक है, ये और उनका लिस्ट 2019 और 20 का दिया हुआ है। 2021 और 22 में क्या था? 2021 और 22 में क्या था? कोई भी गेस्ट नहीं था। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए इसके बारे में कुछ और तथ्य देख लेते हैं। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जो सुकर्णो है वो भारत के पहले गणतंत्र दिवस परेड समारोह में शामिल होने वाले पहले मुख्य अतिथि थे। यानी गणतंत्र दिवस परेड में पहले अतिथि कौन थे भारत में? वो थे सुकर्णो, जो इंडोनेशियाई राष्ट्रपति थे। लेकिन उस वक्त गणतंत्र दिवस राजपथ पर नहीं हुआ था, और जब राजपथ पर 1955 में हुआ था, उस समय पहले जो मुख्य अतिथि थे वो पाकिस्तान के गवर्नर जनरल कौन थे? मलिक गुलाम मोहम्मद को बुलाया गया था। ठीक है, और अब क्या कहते हैं? कर्तव्य पथ को पहले किस नाम से जाना जाता था? राजपथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार पुलिस के कुल कितने पदाधिकारियों और कर्मियों को पदक से सम्मानित किया? तो पहला ऑप्शन है 19, दूसरा ऑप्शन है 10 और तीसरा ऑप्शन सी है 25। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 25 होगा। आइए इसके बारे में डिटेल देखते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी होगा 25 और ऑप्शन डी 31 था, तो इसको लेफ्ट करते हैं। ऑप्शन सी क्या? 25 होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गणतंत्र दिवस 2024 के अवसर पर पूरे भारत से पुलिस, फायर सर्विस, होम गार्ड और सिविल डिफेंस और सुधार सेवा के कुल कितने 11 से 32 कर्मचारियों को वीरता और सेवा पदक से सम्मानित किया, जिसमें बिहार पुलिस के
25 पदाधिकारियों और कर्मियों को क्या किया गया, सम्मानित किया। कितने, 25 पदाधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित किया गया, जिनमें 6 को वीरता के लिए पुलिस पदक यानी क्या गैलेंट्री मेडल दिया गया, गैलेंट्री मेडल दिया गया। 2 अफसरों को पुलिस प्रेसिडेंट पुलिस मेडल और 17 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। ठीक है, और जबकि पिछली बार कितने पदक मिले थे, 19 पदक मिले थे। और ये जो गैलेंट्री पुलिस मेडल मिले हैं उनके नाम है, विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक जो मिला है बिहार में उनके नाम है। ठीक है, और सराहनीय सेवा के लिए जो मिले हैं उनको उनके नाम है, सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस बिहारी को टिकुली पेंटिंग कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, जिन्हें हाल ही में पद्म पुरस्कार से क्या सम्मानित किए जाने की घोषणा हुई है। ठीक है, पहला ऑप्शन है ए सुरेंद्र अशोक कुमार विश्वास, ऑप्शन बी सुरेंद्र किशोर, ऑप्शन सी है बिंदेश्वर पाठक और ऑप्शन डी है कर्पूरी ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अशोक कुमार विश्वास। ठीक है, इस बार 110 लोगों को क्या पद्म श्री, 5 लोगों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण पुरस्कार, कुल 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया। ठीक है, अब इस वर्ष बिहार में किसको जो नागरिक सम्मान मिला है तो हम पहले भी देख चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को क्या मिला, भारत रत्न, बिंदेश्वर पाठक जी को क्या सामाजिक कार्य के लिए पद्म विभूषण। ठीक है, पहले हम देख चुके हैं। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि सुलभ इंटरनेशनल, अभी आया था नाम बिंदेश्वर पाठक जी का, मैंने आपको बताया था सुलभ इंटरनेशनल के क्या है, फाउंडर है वो। ठीक है, संस्थापक रहे हैं। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक निम्न में से कौन थे जिन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका ऑप्शन है पहला अतुल प्रसाद, सदानंद स्वामी, बिंदेश्वर पाठक और सिंहेश्वर झा। तो इसको पहले ही बता चुका था, सही आंसर क्या है, बिंदेश्वर पाठक जी। ठीक है, ऑप्शन सी। अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं कि सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक और सामाजिक कार्यकर्ता बिंदेश्वर पाठक को पद्म विभूषण मरणोपरांत दिया गया था, पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनका जन्म बिहार के वैशाली जिले में 2 अप्रैल 1943 को हुआ था और उन्होंने 1970 में क्या किया था, सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में सुलभ इंटरनेशनल सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। ठीक है, और उन्हें क्या मिला था, हाल ही में निक्की एशिया पुरस्कार मिला था। तो अब ये देखना है कि निक्की एशिया पुरस्कार और किस भारतीय को मिला है, तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मिला है और इन्फोसिस के चेयरमैन एन.आर. नारायण मूर्ति जी को मिला है। ठीक है, इसके अलावा 1991 में उन्हें क्या पद्म भूषण से भी क्या किया गया, सम्मानित किया जा सका। किसको, तो बिंदेश्वर पाठक जी को। ठीक है, और उनका निधन कब हुआ था, 15 अगस्त 2023 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। हाल ही में 28 जनवरी 2024 को नीतीश कुमार ने कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ऑप्शन ए है 8वीं बार, ऑप्शन बी है 9वीं बार, ऑप्शन सी 10वीं बार। ठीक है, ऑप्शन डी भी कुछ होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 9वीं बार, यानी कि वे 9th बार क्या बने हैं, चीफ मिनिस्टर बने बिहार के। ठीक है, आइए देखते हैं उनके बारे में। ऑप्शन बी है 9th बार। ठीक है, 28 जनवरी 2024 को भाजपा के साथ मिलकर, किसके साथ, भाजपा के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ठीक है, और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उन्हें यह पद और गोपनीयता की शपथ दिले। उनके साथ भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष जो है सम्राट चौधरी जी, और नेता प्रतिपक्ष रहे विजय कुमार सिन्हा को क्या बनाया गया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। और नए कैबिनेट का फॉर्मेशन कब हुआ था, बिहार कैबिनेट का फॉर्मेशन तो 3 जनवरी 2024 को हुआ था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। और उनके पास कौन कौन से विभाग है, गृह मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय, निगरानी, निर्वाचन और अन्य सभी विभाग जिसके क्या है, मंत्री नहीं है। ठीक है, ये सारे क्या विभाग उनके पास मुख्यमंत्री के पास है। सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, उनको ये विभाग मिला हुआ है। और विजय कुमार सिन्हा जी जो उप मुख्यमंत्री, उनको ये विभाग मिला है। जैसे पथ निर्माण विभाग। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि पंचायती राज विभाग किसके पास है, तो डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी जी के पास है। ठीक है, इस तरह लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग किसके पास है, तो विजय कुमार सिन्हा जी के पास है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ विजडम। ठीक है, स्टैचू ऑफ विजडम है, ये ध्यान रखना है, स्टैचू ऑफ विजडम। इसकी हाइट कितनी है, 243 मीटर। ठीक है,
जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे क्या है स्थापित की जाएगी, यानी कि पटना में जेपी गंगा पथ जो है मरीन ड्राइव जो बना हुआ है उसके किनारे स्थापित की गई, निम्न में से किनकी प्रतिमा होगी? तो ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन डी भिखारी ठाकुर। तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि इसका सही आंसर किसके लिए बनाया जा रहा है? ये किनकी प्रतिमा होगी? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा होगी। राजेंद्र प्रसाद की स्टैच्यू ऑफ विजडम कितना है इनकी हाइट? 243 मीटर जेपी गंगा पथ मरीन ड्राइव के किनारे स्थापित की जाएगी। यह दुनिया की सबसे क्या होगी? ऊंची प्रतिमा होगी, ये ध्यान रखना है, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा होगी। और इसका फैसला पटना नगर निगम की बैठक में लिया गया, ठीक है। अभी देखते हैं कि यह प्रतिमा गुजरात में नर्मदा नदी के किनारे बने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का बना हुआ है वो स्टैचू बना, वो कितना है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहा जाता है उसको। 182 मीटर से उससे कितनी ज्यादा होगी? तो 161 मीटर ऊंची प्रतिमा होगी, यानी कि जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट कितनी है? तो 182 मीटर्स है और ये 243 मीटर्स, यानी कि 61 मीटर क्या है ऊंचा है ये। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में कि 1923 में पटना नगर पालिका के क्या थे? चेयरमैन बने थे, जिनका हाल ही में क्या 100 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो पटना नगर पालिका क्या बने थे? वो चेयरमैन बने थे और इसका कितना 100 वर्ष पूरा हुआ है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? बिहार के जीरादेई सिवान में। जीरादेई कहाँ पड़ता है? तो सिवान जिले में पड़ता है जीरादेई। वहां पे जीरादेई सिवान में 3 दिसंबर 1884 को हुआ था और उनकी मृत्यु 28 फरवरी 1963 को हुई थी। उनकी समाधि स्थल पटना में, जिसे क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट। क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट कहते हैं। और जीरादेई जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली है, उसको महात्मा गांधी ने क्या कहा था? उसको महात्मा गांधी ने अपने शब्दों में कहा था तीर्थ स्थल कहकर संबोधित किया था जीरादेई को, ठीक है। अब अन्य महापुरुष जैसे कि राजेंद्र प्रसाद जी के जो समाधि स्थल है उसको क्या कहते हैं? महाप्रयाण घाट करते हैं, महाप्रयाण घाट कहते हैं। उसी तर्ज पर भारतीय महापुरुषों के संबंधित समाधि स्थल है, जैसे राजघाट, चैत्य भूमि, वीर भूमि, विजय घाट, ये आपको खुद देखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 30 जनवरी 2024, हाल ही में 30 जनवरी 2024 को गांधी जी की क्या 76वीं पुण्यतिथि मनाई गई। और बताया कि गांधी जी से संबंधित कौन सा कथन क्या असत्य कथन बताना है, यानी कि ये ध्यान रखना हमें, असत्य और सत्य का बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। तो उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, बिल्कुल सही ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है ऑप्शन। 1917 का चंपारण उनका पहला सत्याग्रह था, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन डी देखते हैं, रसोईया बतख मियां ने गांधी जी को क्या जहर पीने से बचाया था, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब ऑप्शन सी गलत क्यों है ये बात करते हैं। चंपारण आने के लिए तो उन्हें जयप्रकाश नारायण ने दिया था, ये गलत है, ठीक है। गलत कैसे है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। चंपारण आने का जो न्योता है वो गांधी जी को जयप्रकाश नारायण ने न देकर 1916 में लखनऊ जब सम्मेलन हो रहा था, 1916 के लखनऊ सम्मेलन, लखनऊ कॉन्फ्रेंस में किसने दिया था चंपारण आने का न्योता? चंपारण आने का न्योता उन्होंने दिया था राजकुमार शुक्ल ने। गांधी जी को चंपारण आने का न्योता राजकुमार शुक्ल ने 1916 के लखनऊ सम्मेलन में गांधी जी को दिया था, ठीक है। उन्हीं के कहने पे गांधी जी, उन्हीं के निमंत्रण पर गांधी जी वहां गए थे, ठीक है। और ये राजकुमार शुक्ल कहाँ के रहने वाले थे? तो चंपारण के रहने वाले थे, ठीक है। चलिए 1917 का चंपारण सत्याग्रह ब्रिटिश भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्या था? पहला सत्याग्रह आंदोलन था। यह एक किसान विद्रोह था जिसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण विद्रोह माना जाता है। क्या था ये? यह एक किसान विद्रोह था, ठीक है, ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि चंपारण सत्याग्रह क्या था, तो किसान विद्रोह था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और डिटेल क्या है? अब महात्मा गांधी के नेतृत्व में आंदोलन का सही कालक्रम क्या है? चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह और असहयोग आंदोलन। तो इसको याद करने की ट्रिक है चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, ठीक है, ये याद रखिएगा। कैट CA के याद रखिएगा, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, बाकी अपने आप ये फोर्थ के एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? गांधी मैदान पटना में है। और 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की क्या 154वीं जयंती मनाई गई थी, ठीक है। तो गांधी जी से संबंधित कुछ भी इंफॉर्मेशन हो फैक्चुअल, उसको जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। बिहार में कहाँ बने बापू टावर?
बापू टावर का उद्घाटन हाल ही में 4 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया। ऑप्शन ए कुम्हरार टोली कहा जाता है, कुम्हरार पटना, गर्दनी बाग पटना, गांधी मैदान पटना और मनेर पटना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गर्दनी बाग पटना। महात्मा गांधी की स्मृतियों को समेटे बापू टावर का निर्माण गर्दनी बाग पटना में किया गया, ठीक है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 4 फरवरी 2024 को किया गया, ठीक है। और महात्मा गांधी की 150वीं जयंती समारोह पर 2 अक्टूबर 18 को क्या किया गया था, इसका शिलान्यास किया गया था। और 6 मंजिला है ये बापू टावर का परिसर जो है 7 एकड़ में फैला हुआ है और कितना 120 फीट ऊंची है ये। और बिहार की राजधानी पटना के कुम्हरार में बने भारत के सबसे बड़ी परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर, कि तो भारत का सबसे बड़ा परीक्षा केंद्र कहाँ है, पटना में है। और बापू परीक्षा परिसर इसका नाम दिया गया। उसका उद्घाटन 23 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। यह 6 एकड़ भूमि में बना 5 मंजिला भवन है और यहाँ पे 16,000 से अधिक विद्यार्थी क्या कर सकते हैं, एक साथ ऑनलाइन और ऑफलाइन क्या कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, ठीक है। अब एक है, किस राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा नीतीश नाम से एक सुरक्षा डिवाइस लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी गुजरात है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बिहार। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने नीतीश नामक डिवाइस लॉन्च किया। इस नीतीश का फुल फॉर्म क्या है, नोवल इनिशिएटिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन फॉर सेफ्टी फॉर ह्यूमन लाइफ, ठीक है, इसको नीतीश नाम दिया गया, ठीक है। अभी क्या है देखते हैं इसके बारे में डिटेल। यह डिवाइस किसानों और जनता को समय समय में क्या करेगा, अलर्ट प्रदान करेगा और एक प्रकार का क्या लॉकेट या पेंडेंट आकार की तकनीक है, ठीक है। इसके माध्यम से खेत में काम करने वाले मजदूर और बाहर निकलने वाले व्यक्ति इस डिवाइस को अपने शरीर पर धारण करेंगे तो 30 मिनट पहले उन्हें क्या होगा, आपदा की सूचना मिल जाएगी। और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस डिवाइस का शुभारंभ किया। इसका हिंदी रूपांतरण क्या है, नीट तीव्र शक्तिशाली जीवन सुरक्षा कवच यानी नीतीश है, ठीक है। अब देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11 फरवरी 2024 को मैथिली, ध्यान रखना है, मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार कौन है, उषा किरण खान। कौन है, उषा किरण खान, ठीक है, का निधन हो गया, ठीक है, 11 फरवरी 2024 को। बताएं कि उन्हें किस वर्ष पद्म पुरस्कार से, पद्म श्री सम्मान से क्या क्या सम्मानित किया गया। तो ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 1998 और ऑप्शन डी 1989। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2015। इनके बारे में डिटेल देखते हैं उषा किरण खान जी के बारे में। मैथिली और हिंदी की सुप्रसिद्ध साहित्यकार उषा किरण खान का हाल ही में 11 फरवरी 2024 को पटना में निधन हो गया। वे कितने 78 वर्ष की थी। और डॉक्टर उषा किरण खान मूल रूप से दरभंगा के लहरिया सराय की रहने वाली थी। दरभंगा इनका मूल निवास था, लहरिया सराय, ठीक है। और उनकी रचनाएं कुछ देखते हैं। उपन्यास पानी पर लकीर, फागुन के बाद, सीमांत कथा, दिवस विक्रमादित्य, जन्मावधि, घर से घर तक उनका उपन्यास था। उनके कुछ नाटक हैं, कहाँ गए मेरे उगना, हीरा डोम हिंदी में था उनका नाटक, फागुन, एक सिर ठाड़, मुस्कौल बला मैथिली, ठीक है। अब उनको सम्मान क्या क्या मिला है, तो 2015 में उनको पद्मश्री मिला है, 2010 में साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये मैं बताऊंगा अभी, और 2019 में भारत भारती सम्मान। तो 2010 में जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उनकी एक रचना थी भामती। भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, ठीक है, उनके बारे में देख लेते हैं एक मिनट, ठीक है। ये है उषा किरण खान जी, ठीक है, उषा किरण खान है ये, ठीक है। और इनकी एक रचना थी भामती, जहां तक भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा, उनके लिए क्या मिला था उनको, साहित्य अकादमी पुरस्कार से। देखिए 2011 में उषा को मैथिली उपन्यास भामती एक अविस्मरणीय प्रेम कथा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार भारत की राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा प्रदान किया गया, ठीक है। और 2012 में उन्हें उपन्यास सिरंजहार के लिए भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा क्या कुसुमांजलि साहित्य सम्मान से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और उन्हें किस पद्मश्री किस क्षेत्र के लिए मिला था, उन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी सेवा के लिए 2015 में क्या मिला था, उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। आइए बैक टू क्वेश्चन, ठीक है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। ठीक है, पाटलिपुत्र खेल परिसर पटना में 3 अप्रैल 2024 को खेले गए 33वीं राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप का खिताबी मुकाबला किस राज्य की टीम ने जीता? तो इस ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गोवा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हरियाणा ने जीता। ये ध्यान रखना है कि बिहार ने नहीं जीता, हरियाणा ने जीता है। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में डिटेल। 3 अप्रैल 2024 को पाटलिपुत्र खेल परिसर में पटना में खेले गए 33वीं क्या राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका कबड्डी चैंपियनशिप, ठीक है, का खिताबी मुकाबला राजस्थान को हराकर हरियाणा ने जीता। ठीक है, राजस्थान को, इसमें विनर कौन था? हरियाणा था, और उप विजेता कौन था यहाँ पे? तो राजस्थान था। ठीक है, जबकि गोवा और उत्तराखंड की टीम संयुक्त रूप से इस प्रतियोगिता में तीसरे नंबर पर रही। ठीक है, बिहार प्री क्वार्टर फाइनल में 1 अंक से हारकर प्रतियोगिता से क्या हो गया था? बाहर हो गया था। ठीक है, तो 19 से 29 फरवरी 2024 तक का इसका आयोजन हुआ था। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के चौथे संस्करण में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा में महिला कबड्डी टीम ने कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 115वां स्थान हासिल किया। कौन सा स्थान? 115वां स्थान। ठीक है, अब बिहार खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जहां से प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं। तो बिहार के नए खेल मंत्री कौन है? सुरेंद्र मेहता है, और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन है। हम पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, अभी ये 75वें गणतंत्र दिवस में झांकियों की बात हो रही है जो हम पहले ही क्या देख चुके हैं। ठीक है, अब बिहार से संबंधित तथ्य जो कि हम पहले देख चुके हैं। 22 मार्च 1912 को क्या हुआ था? 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी और 12वां राज्य बना था, राजधानी पटना, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री हम पहले देख चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में 1 फरवरी 2024 को पेश अंतरिम बजट में बिहार को रेलवे विस्तारीकरण के लिए कितने राशि का आवंटन हुआ? तो ऑप्शन ए है 10,754 करोड़, ऑप्शन बी 11,754 करोड़, और ऑप्शन सी 12,754 करोड़, और ऑप्शन डी कोई राशि नहीं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 10,754 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा 1 फरवरी 2024 को क्या अंतरिम बजट पेश किया गया? इसमें रेलवे विस्तारीकरण का भी बजट दिया गया। इसके तहत बिहार को 10,754 करोड़ रुपए का तोहफा दिया गया, जो दानापुर डिवीजन के विकास में क्या खर्च किए जाएंगे। पूर्व मध्य रेलवे जो है भारत के 18 रेलवे जोनों में से एक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 8 सितंबर 1996 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में, वैशाली जिले में हाजीपुर में है, और इसके 5 डिवीजन है: सोनपुर, दानापुर, धनबाद, मुगलसराय और समस्तीपुर। ठीक है, और भारत की पहली किसान रेल कब चली थी? तो 8 अगस्त 2020 को कहां से कहां तक? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच चलाई गई थी। और भारत की दूसरी किसान रेल भी आपको खुद देखना है। ठीक है, अब वंदे भारत ट्रेन है, T18 या ट्रेन 18 भी इसको कहते हैं। ठीक है, हाई स्पीड ट्रेन है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। प्रारंभ में इसे ट्रेन 18 या T18 के नाम से क्या जानते थे हम। ठीक है, लेकिन अब इसे वंदे भारत एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ट्रेन 18 का निर्माण अक्टूबर 2018 में पूरा हुआ, जिसे 15 फरवरी 2019 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और मार्च 2023 में सुरेखा यादव जो महाराष्ट्र की थी, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने वाली देश की क्या है? पहली महिला लोको पायलट बनी है। और पहली बार 15 फरवरी 2019 को वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब रेलवे स्टेशन के बदले हुए नाम है, ये फैक्चुअल है, ये आप खुद देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तमिलनाडु में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 में बिहार 5 पदक जीतकर कौन से स्थान पर रहा? तो इसका ऑप्शन ए है 12वें स्थान पर, ऑप्शन बी 18वें स्थान पर, ऑप्शन सी 21वें स्थान पर, ऑप्शन डी सबसे अंतिम। तो इसका सही आंसर होगा 12वें स्थान पर। खेलो इंडिया यूथ गेम 2024 छठा संस्करण तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 तक आयोजित हुआ। यह आयोजन तमिलनाडु के 4 शहरों में किया। कहाँ कहाँ? चेन्नई, मदुरै, त्रिची और कोयम्बटूर। और इस प्रतियोगिता में महाराष्ट्र 158 पदक जीतकर 158 पदक के साथ महाराष्ट्र के शीर्ष स्थान पर रहा। उसके बाद महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु 98 पदक थे। उसका तीसरे नंबर हरियाणा 103 पदक, और तीसरे नंबर पर कौन? हरियाणा रहा। ठीक है, अभी हमने देखा था 33वीं जो कबड्डी आपने देखा था सब जूनियर, उसमें भी हरियाणा किसको? राजस्थान को हरा के क्या था? राजस्थान को हरा के
विनर बना था जो बिहार में हुआ था, और बिहार जो है ऑल ओवर प्री कितना 115वां उसका स्थान था। ठीक है, इस प्रतियोगिता में बिहार 5 पदकों के साथ 21वें स्थान पर था, और बिहार के खिलाड़ी ने 2 स्वर्ण 2 रजत और 1 कांस्य पदक अपने नाम किया। पदक विजेता जो बिहार के थे वो कौन थे? शुभम कुमार, भोजपुर के रहने वाले थे। स्वर्ण पदक जीता किस में? आर्चरी में। ठीक है, और उसके बाद दुर्गा सिंह गोपालगंज की थी, दुर्गा सिंह गोपालगंज की थी, इन्होंने भी क्या स्वर्ण पदक जीता था किसने? 1500 मीटर दौड़ में। ठीक है, अब कुछ फैक्ट है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स चौथे संस्करण के बारे में। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन कब हुआ था? 1929 फरवरी तक 2024 में किया गया था। उद्घाटन गुवाहाटी असम में, और शुभंकर क्या था? अष्टलक्ष्मी। और मेजबान 7 पूर्वोत्तर भारतीय राज्य असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड और त्रिपुरा। ठीक है, अब पदक तालिका है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी 32G यानी गोल्ड, और 18 सिल्वर और 21 क्या थे? ब्रोंजन थे। ठीक है, इस तरह लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी का रैंक है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का है, और ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का है, दरभंगा का है। इसमें 0 गोल्ड है, 0 सिल्वर, 1 ब्रोंजन। ठीक है, यानी टोटल कितना? 1 पदक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, 115वें स्थान पे, जो भी मैंने आपको बताया था। अब ये खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 का भी चौथा संस्करण कहाँ हुआ था? गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में 21 से 25 फरवरी 2024 तक किया गया था। शुभंकर हिम तेंदुआ था, और इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा द्वारा किया गया था। पहला संस्करण इसका कहाँ हुआ था? 2020 में लेह और गुलमर्ग में। दूसरा संस्करण गुलमर्ग में होता है 21 में, और तीसरा 2023 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। हाल ही में 5 फरवरी 2024 को बिहार सरकार की लघु उद्यमी योजना, अभी हमने पढ़ा था लघु उद्यमी योजना का उद्देश्य क्या है? बिहार से बेरोजगारी दर को क्या कम करना। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ? तो ऑप्शन ए नीतीश कुमार, ऑप्शन बी सम्राट चौधरी, ऑप्शन सी विजय कुमार सिन्हा, और ऑप्शन डी संतोष सुमन। तो इसका सही आंसर है नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा किया गया था। अब देखते हैं, बिहार में जातीय गणना के आंकड़े सार्वजनिक होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में ऐलान किया था कि बिहार में जो 94 लाख गरीब परिवार है, चाहे वे किसी भी जाति से आते हैं, उनको लघु उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार 2-2 लाख रुपए देगी। ठीक है, इश्यू को लेकर 5 फरवरी 2024 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में एक अड़े मार्ग स्थित संकल्प भवन में बिहार लघु उद्यमी योजना का शुभारंभ किया था। तब बिहार लघु उद्यमी योजना के पोर्टल का भी क्या किया? लोकार्पण किया। साथ ही बिहार लघु उद्यमी योजना पर आधारित एक पुस्तिका का भी क्या विमोचन किया। इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जिनकी पारिवारिक आय कितनी है? 6,000 रुपये से कम है। हमने पहले भी देखा था कि बिहार सरकार ने गरीब उनको माना है जिनकी मासिक जो आय है कितनी है? 6,000 से कम है। ठीक है, तो उन्हीं को मिलेगा जिनका मासिक आय कितनी है? 6,000 से कम है, यानी गरीबों को मिलेगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और इस योजना के तहत लाभुकों को 3 किस्तों में क्या राशि दी जाएगी, यानी 2,000 × 3 यानी कि 2,000 रुपये करके 3 किस्तों में दिया जाएगा राशि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बताएं कि पिछले साल 2023 में कितने विदेशी पर्यटकों ने बिहार का दौरा किया, यानी कि कितने विदेशी पर्यटकों ने 2023 में बिहार का दौरा किया था। तो ऑप्शन ए है 2,16,576, ऑप्शन बी 3,26,576, 4,37,576 या 5,46,576। तो इसका सही आंसर होगा 5,46,576 विदेशी पर्यटकों ने क्या किया? बिहार का दौरा किया था। और पर्यटन विभाग द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के आधार पर बिहार में पर्यटकों की संख्या में क्या रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। दिसंबर 2023 तक रिकॉर्ड 8,21,32,277 पर्यटक क्या बिहार घूमने आए, जिनमें 8,15,85,701 देशी और 5,46,576 विदेशी पर्यटक हैं। आंकड़ों के अनुसार 2023 में महीने में सबसे अधिक पर्यटक अगस्त में, यानी वर्ष 2023 में सबसे अधिक पर्यटक कब आए थे? तो अगस्त महीने में पहुंचे थे, जिनकी संख्या कितनी थी? 3.22 करोड़। ठीक है, और साल 2022 में महज 2.54 करोड़ पर्यटक बिहार पहुंचे थे, जिसमें 86,829 पर्यटक क्या थे? विदेशी थे। ठीक है, बिहार पर्यटकों का सबसे पसंदीदा, बिहार में जो पर्यटक आते हैं उनका सबसे पसंदीदा स्थान क्या है? राजगीर है। ठीक है, राजगीर अभी न्यूज में है, अभी हाल ही में यहाँ पे क्या है, आज यानी कि 29 अगस्त 2024 को यहाँ पे क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का क्या होना है? उद्घाटन होना माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। तो राजगीर क्या है? सबसे पर्यटकों का, विदेशी पर्यटकों का सबसे पसंदीदा जगह है। आंकड़ों के अनुसार 2023 में लगभग
3.3 करोड़ पर्यटकों ने राजगीर का भ्रमण किया, जिसमें 3,32,03,004 देशी और 81,025 विदेशी 81,025 विदेशी पर्यटक शामिल थे। ठीक है। राजगीर के बाद सबसे पसंदीदा स्थलों में क्रमशः पटना, बोधगया और वैशाली जिला है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। मुंबई में आयोजित 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने कौन सा पदक हासिल किया? ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी ताम्र पदक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रजत पदक। ठीक है। मारिया अभिनवी भारती जी हैं, मुंबई में आयोजित हुए 30वीं राष्ट्रीय भारोत्तोलन चैंपियनशिप में, यह ध्यान रखिएगा इनका संबंध किससे? भारोत्तोलन से है। ठीक है। बिहार की बेटी मारिया अभिनवी भारती ने रजत पदक जीतकर बिहार को गौरवान्वित किया। मारिया अभिनवी भारती वर्तमान में बिहार अग्निशमन सेवा में क्या है? कार्यरत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस जिले में बनने वाले बिहार के दूसरे एम्स के लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 1264 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है मुंगेर, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी दरभंगा और ऑप्शन डी पूर्णिया। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी दरभंगा। ठीक है। पटना के बाद बिहार में दूसरा एम्स दरभंगा में बनेगा, जिसके लिए हाल ही में शोभन में जमीन चिन्हित की गई, जिसे अब स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है। कहाँ पे? शोभन में। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने दरभंगा एम्स के लिए 1264 करोड़ रुपए का क्या किया? बजटीय प्रावधान किया है। और दरभंगा एम्स का निर्माण प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत स्वीकृत किया गया है। बिहार का पहला एम्स कहाँ पे? पटना में है। 2004 में क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में तत्कालीन उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत ने 3 जनवरी 2004 को इसकी नींव रखी थी और इसका उद्घाटन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। बिहार सरकार ने हाल ही में बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूर दिया। किसको? बिहार इंटर्नशिप नीति को मंजूरी दिया है। बताएं कि इस नीति के तहत इंटर्नशिप करने पर कितने रुपए के छात्रवृत्ति, मतलब कितने रुपए का छात्रवृत्ति यानी स्टाइपेंड की तरह लाभ दिया जाएगा? पहला ऑप्शन है 10,000, ऑप्शन बी है 15,000, ऑप्शन सी है 25,000 और ऑप्शन डी है 50,000। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 25,000। ठीक है। अगला देखते हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में 6 फरवरी 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में बिहार इंटर्नशिप स्कीम को मंजूरी दी गई। बिहार सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से इंजीनियरिंग के छात्र छात्राओं को क्या इंटर्नशिप करने पर कितना मिलेगा? 10,000 रुपए के स्टाइपेंड का लाभ मिलेगा। तो कितना मिलेगा? तो 10K का स्टाइपेंड मिलेगा। ठीक है। ध्यान रखना है 10K। ठीक है। यह राज्य के सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों के विद्यार्थियों को बीटेक के 7वें सेमेस्टर में दिया जाएगा। यह ध्यान रखना है सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के। ठीक है। केवल बिहार राज्य के मूल निवासी ही इस योजना का क्या लाभ ले सकते हैं। ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। थैंक यू सो मच।